नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर वापस से अपनी कंसेप्ट क्लासेस में। एकलव्य क्लासेस की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी, जिस सीरीज के अंतर्गत मैंने आपको बोला था कि बेसिक कंसेप्ट की एक सीरीज पूरी की पूरी अपन कंप्लीट करेंगे। उस सीरीज की आज जो थर्ड क्लास है उसके अंदर हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, गुणनखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो मैथ्स के अंदर हमें एक चीज़ पढ़ते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ पढ़ना होगा और बाद में धीरे धीरे उन सभी कंसेप्ट को अपने ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अभी हम इसीलिए धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हम अर्थमेटिक के कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी नंबर सिस्टम के जो टॉपिक है उसके कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम के बाद में हम फिर अर्थमेटिक पे आएंगे, अर्थमेटिक के बाद हम एडवांस की ओर बढ़ेंगे। तो इस तरह से सारे कंसेप्ट अपन धीरे धीरे तैयार करेंगे और इन सभी कंसेप्ट को तैयार करने का पीछे का मकसद एक ही है कि यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में, जो बच्चे अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक मैथ्स को पढ़ना शुरू नहीं किया है, या फिर जो बच्चे जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनके कुछ कंसेप्ट वीक हो, उन सभी चीज़ों को लेकर अपन क्रिया इस कंसेप्ट सीरीज के माध्यम से उन सभी बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें अपन करने वाले हैं, ताकि उन सभी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो। यानी कि आपका जो आने वाला वनडे एग्जाम होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं फैक्टर्स वाली सीरीज में, यानी कि फैक्टर्स जो पार्ट है हमारा, यानी कि गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का जो कंसेप्ट है वो शुरू करते हैं। देखिए, यदि मैं कंसेप्ट के बारे में बात करूं, देखिए कंसेप्ट नंबर जो 3 है हमारा, इसको बोलते हैं गुणनखंड की। यदि मैं बात करूं, देखिए गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड क्या होता है सर? जैसे आप कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लेता हूं 12। अब यदि मैं आपसे कहूं कि इस 12 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा सकता है, इस 12 के अंदर कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा सकता है। देखिए दोस्तों, आप बोलोगे कि सर इसके अंतर्गत 1 का भी भाग जा सकता है, 2 का भी भाग जा सकता है। आप बोलोगे सर इसके अंदर 3 का भी भाग जा सकता है, कि सर इसके अंदर 4 का भी जा सकता है, कि सर इसके अंदर 6 का भाग भी जा सकता है, इसके अंदर 12 का भाग भी जा सकता है। ये सारी संख्या ऐसी है जो जिसमें इनका पूरा पूरा भाग, यानी इस पूरी संख्या में क्या हो सकता है, भाग जा सकता है। तो यानी कि 12 की ये जो सभी संख्या है, ये संख्याएं गुणनखंड कहलाएंगी। 12 के क्या कहलाएंगे? ये सभी संख्याएं गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि ये संख्या भाज्य होती है और ये सभी संख्याएं भाजक होती है। ठीक है, यानी कि ये सभी संख्याएं 12 से भाज्य है। आई बात समझ में? ये होता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है वह संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? वह संख्या जो किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे यदि मान लीजिए हमने इसमें देखा कि 12 है, 12 में यदि हम गुणनखंडों की संख्या देखेंगे तो यानी कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका सभी का भाग 12 में जा सकता है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 1 का भी जा सकता है सर, 2 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है, 4 का भी जा सकता है, 5 का भी जा सकता है और 6 का भी, सॉरी 5 का नहीं, 4 का जा सकता है, 6 का जा सकता है और 12 का जा सकता है। आई बात समझ? देखिए, अब ये तो हो गया गुणनखंड। गुणनखंड के बारे में अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में बात करें कि गुणनखंडों को हम जो पढ़ते हैं तो 3 टाइप से पढ़ते हैं। देखिए, गुणनखंड जो होता है हमारे होते हैं, गुणनखंडों की यदि मैं बात करूं, गुणनखंडों को जब भी हम पढ़ते हैं तो इसको 3 टाइप से पढ़ते हैं। यानी कि एक सबसे पहले आते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे सर? जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि ऐसी जो संख्या है, यदि ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य हो संख्याएं हो, उन सभी संख्याओं का उस संख्या में कितने बार भाग जा रहा है या कौन कौन सी संख्याओं का उसमें भाग जा रहा है, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि सर अभाज्य गुणनखंड, जैसे मुझे 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो आपको एक सीधा सा तरीका पता होगा कि सर सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे, 2 का भाग दिया कितनी बार? 6 बार। फिर 2 का भाग चला जाएगा 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे 1 बार। इसका मतलब क्या हुआ?
कि यदि मैं इस 12 को यदि फैक्टर्स के रूप में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका मतलब क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, इसका मतलब 3 की पावर भी 1 लगा सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मुझे लिखनी हो, 12 के जो प्राइम फैक्टर्स की संख्या मुझे लिखनी हो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मुझे लिखनी हो, तो उसका मान आ जाएगा कितना, देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 तो ये रहे और 1 ये रहा, तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 2 + 1 = 3। इसका मतलब ये हुआ कि अभाज्य गुणनखंड यानी 12 में ऐसी संख्या है जिनमें ऐसी अभाज्य संख्या 3 है जिसका 12 में भाग जा सकता है, वो कहलाएंगे हमारे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए एक सीधा सा तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिसमें भाग चला जाए उन सभी अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। जैसे आपको निकालना है कि 35 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। देखिए 35 किसका भाग जाएगा सर, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा सर, 5 का जाएगा। 5 का भाग गया कितनी बार, 7 बार। फिर सर 5 का नहीं जाएगा तो किसका जाएगा, 7 का जाएगा। इसका मतलब यदि 35 को मैं लिखूं तो कितना लिखा जा सकता है, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 लिखा जा सकता है। इसका मतलब 5 की पावर भी बने और यहाँ पे 7 की पावर भी बने, तो इसका मतलब एक गुणनखंड ये रहा इसका और एक गुणनखंड ये रहा। तो यानी 35 की यदि मैं बात करूं तो 35 में अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई बात समझ में, यानी कि जब भी हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो हम ये चेक करते हैं कि उस संख्या के अंतर्गत कितनी अभाज्य संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है। वो सारी जो गुणनखंड है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, उन संख्याओं के जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। आई बात समझ में, ये हुआ हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अब आती है कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, कि जब हमें कोई भी संख्या दे दी जाए कि अब इसमें यदि हमको पता चले कि अब बताइए कि 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। सर यहाँ पे तो हमने 2 और 3 ही ले रखे हैं, तो और भी जो संख्या है उनके गुणनखंडों की टोटल संख्या हम कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड आया समझ में। अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, ऐसी संख्या है जिनमें हमें सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का भाग देना है और अभाज्य संख्याएं जितनी आ रही है उन सबको क्या कर देना है, काउंट कर देना है। जैसे एक संख्या और ले लेते हैं अपन, जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या और ले लेता हूं, मैं आपसे बोलता हूं 36। ठीक है, 36 में सबसे पहले 2 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा 18। फिर 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 9। फिर 3 का भाग जाएगा 3 और फिर आ जाएगा कितना 3, 1 आ गई। अब यदि आपसे पूछा जाए कि 36 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप लिखोगे कि सर 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कि सर यहाँ पे 2 की पावर 2 आ गई, 3 की पावर आ गई 2। इसका मतलब ये जो दोनों संख्याएं पावर्स में जो संख्या है उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 2 = 4। इसका मतलब ये हुआ कि 36 के अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो हमारी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 4 आ जाएगी। आई बात समझ में, आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। अब आते हैं कि सर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जैसे देखिए हम गुणनखंड जब भी निकालते हैं कि सर अभाज्य, यानी कि ये तो हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई। सर यदि हमको गुणनखंड ही निकालने हो, पूरी संख्या के गुणनखंड निकालने हो, तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें। देखिए आगे मैं थोड़ा सा आगे आपको बताता हूं कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या, देखिए दोस्तों गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मैं मान लेता हूं कि कोई भी संख्या है, मान लेते हैं कि n संख्या है। कौन सी संख्या है, एक n संख्या है और उस n संख्या के गुणनखंड हमको लिखने हैं और उस n संख्या के गुणनखंड जो भी आएंगे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में आएंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि उसमें जो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में जो संख्या आई है वो x, y और z है। कौन सी संख्या है, x, y और z है। ठीक है, अब और दूसरी चीज क्या हुआ कि जब ये गुणनखंडों की संख्या आएगी तो हो सकता है यहाँ पे 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, तो इस तरह से हमको उनको क्या लिखते हैं, पावर के रूप में लिख देते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो x, y और z है इसकी पावर्स के रूप में a, b, c लिखा हुआ है। पावर्स के रूप में क्या लिखा हुआ है, a, b, c के रूप में पावर्स में आई। यानी कि यदि n की वैल्यू लिखो तो n का मान है x की पावर a,
इंटू वाई की पावर बी इंटू जेड की पावर सी। यानी कि यहाँ पे जो x की पावर a है, y की पावर b है और z की पावर c है, ये हमने इसका प्रसारित रूप लिख दिया है। कौन सा रूप लिख दिया है? प्रसारित रूप लिख दिया है कि हम इस तरह से, मैं आपको अभी थोड़ा सा उदाहरण लेके समझाऊंगा, अभी आप इसके लिए देख लीजिए। देखिए अब ये सारी चीजें हमने लिख दी है प्रसार के रूप में। अब हम निकालते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो सर गुणनखंडों की जो संख्या निकाली जाती है, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, यदि गुणनखंडों की संख्या मैं निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो जितने भी पावर्स आई है इन सभी पावर्स में 1 ऐड करूंगा और उसके बाद में उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 1 ऐड करेंगे, a प्लस 1, b प्लस 1 और c प्लस 1 और इन सभी को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यही हमारे गुणनखंडों की जो संख्या आ जाएगी। तो आई बात समझ में। सबसे पहले हम कोई भी संख्या लेते हैं, n कोई संख्या है, कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है, और उस नेचुरल नंबर्स को हमने x y z के यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। उसके बाद में अब उस अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो भी उनके ऊपर पावर आएगी तो वो हम लिख लेंगे। पावर जैसे मान लीजिए किसी के एक बार ही आया तो इसका मतलब उस पर पावर 1 लिखेंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, यदि हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, ये जितने भी पावर्स लिखे हुए हैं इन पावर्स को +1 कर देना है और उसके बाद में इनको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे अभी एक सवाल देखते हैं, देखिए अब यदि आपसे बोला जाए कि सर थोड़ा सा सवाल के रूप में समझते हैं कि 100 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। किसके? 100 के जितने भी गुणनखंड है उन सभी गुणनखंडों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 को हम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे। 100 में 2 का भाग दिया कितना आ गया, 50। 50 में फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया, 25। फिर 25 में 5 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, तो कितना हो गया 5, और फिर इसका भाग आ गया 1। ठीक है, इसका मतलब हम 100 को किस तरह से लिखेंगे, 100 हमारा n है, n की जगह हमें 100 मानना है। 100 को मैंने लिख दिया है क्या कि 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है दोस्त, तो इस 2 इंटू 2 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इंटू 5 इंटू 2 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 को। आई बात समझ में। इसका मतलब मुझे ये प्रसारित रूप मिल गया है कौन सा, x की पावर a और y की पावर b वाला। अब इसमें z नहीं है तो z की पावर c नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, इनकी क्या करना है, इनकी जो पावर्स हैं उनमें 1 ऐड करना है। पावर्स में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ भी 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 दिया 9। इसका मतलब 100 के यदि गुणनखंडों की संख्या मुझे निकालनी हो तो गुणनखंडों की जो टोटल संख्या आएगी वो आएगी हमारी 9। 100 के गुणनखंडों की टोटल संख्या कितनी आएगी, 9 आएगी। देखिए, और मैं आपको छोटा सा उदाहरण लेके फिर समझाता हूं, इसको फिर से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए 12 के यदि मुझे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि सर वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब मैं 12 को क्या लिख सकता हूं मेरे दोस्त, 12 को मैं लिख सकता हूं सर, आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अब इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? अब यदि मुझे गुणनखंडों की टोटल संख्या निकालनी है तो टोटल संख्या कैसे आएगी, 1 इसमें ऐड करूंगा, उसके बाद 1 इसमें ऐड करूंगा, 3 इंटू 2 टोटल कितने हो गए, 6। कितने हो गए मेरे दोस्त, 6 हो गए। इसका मतलब 12 के यदि टोटल गुणनखंडों की संख्या निकाली जाए, यानी कि ऐसी संख्याएं इतनी 12 है, 12 में भाग जाने वाली ऐसी संख्याएं, टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है, 6 है, जिनका 12 में पूरा भाग चला जाए। अब यदि हम नॉर्मली भाषा में देखें कि 12 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा सकता है, कि सर अभी आपने बताया था कि 1 का भी जा सकता है, 2 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है, 4 का भी जा सकता है, 6 का भी जा सकता है और 12 का भी जा सकता है। टोटल संख्याएं कितनी हो गई मेरे दोस्त, 3 और 3 6। हमने क्या लिखा था यहाँ पे, गुणनखंडों की संख्या 6 लिखी थी। इसका मतलब हमारा जो सही है, यानी कि हमारा जो तरीका है गुणनखंड निकालने का वो बिल्कुल सही है। यानी कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, कोई भी जो संख्या होगी सबसे पहले उस संख्या को n जो होगा उसको x y और z यानी कि इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे।
और अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर उन सबके पावर्स लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। और यदि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, जितनी भी पावर्स आएगी उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। दूसरा, यदि हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे n की जो n का जो मान आया वो x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c के रूप में आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो पावर्स आई है गुणनखंडों की टोटल संख्या निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें a+1 यानी कि पावर्स में 1 ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए आगे की ओर देखते हैं। देखिए अब इसमें बात आती है कि सर इसमें क्या सभी गुणनखंड सम होंगे, क्या सभी गुणनखंड विषम होंगे? तो कई बार हमसे एग्जामिनर ये पूछता है कि इसके सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सम और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें? देखिए कोई भी जो संख्या होगी उसमें अभाज्य संख्या होगी, तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या और सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। सम संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या है सर जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए या फिर जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो संख्याएं सम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो संख्याएं 1, 3, 5, 7 और 9, इस तरह से जो संख्या होती है वो विषम संख्याएं होती है, ये सम संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? कि अभाज्य संख्या वो होती है सर कि जिसमें या तो स्वयं का ही भाग जाए या फिर एक का भाग जाए। अभाज्य संख्या जिनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, ये ऐसी अभाज्य संख्या यानी कि ऐसी संख्या है जिनमें या तो एक का भाग जाए या फिर स्वयं का ही भाग जाए। वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राइम नंबर्स कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कई बार एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है, छोटा सा सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो याद रखना मेरे दोस्त, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। आप कहोगे सर 1 भी तो हो सकता है। जी नहीं, एक भाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या नहीं है। एक सिर्फ एक नेचुरल नंबर है और ये एक जो होता है विषम संख्याओं में काउंट होता है। यदि अभाज्य संख्या आपसे पूछी जाए कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या काउंट होती है 2। कि सर 2 तो एक विषम सम नंबर भी है। जी सर बिल्कुल है कि 2 क्या है, एक सम संख्या भी होती है और 2 एक अभाज्य संख्या भी होती है। तो कई बार आपसे ये पूछता है कि इसमें बताइए कि भाज्य गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए सम गुणनखंडों की संख्या हम सबसे पहले निकालते हैं। कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी n जो है हमारा, यदि उस n को यदि मैं लिख सकता हूं x, y और z के फॉर्म में, और उसके बाद n को मैं लिख सकता हूं x की पावर a इंटू वाई की पावर b इंटू z की पावर c के फॉर्म में, तो यहाँ से जो गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो मैंने अभी बताई थी आपको कि कितनी आएगी गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, देखिए दोस्त, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि पावर्स में 1 ऐड कर देना है, उसके बाद यहाँ भी 1 ऐड कर देना है और इन सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे टोटल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। किसकी संख्या आ जाएगी दोस्त? टोटल गुणनखंडों की जो संख्या है वो क्या आ जाएगी, a+1, b+1 और c+1, इन सभी को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या निकालनी है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड और उसके बाद में विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी। एक मिनट, विषम
देखिए दोस्तों, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे कि सर इसमें मैंने आपको भी बताया था कि जो पहली संख्या होगी मोस्टली वो क्या होती है, सम संख्या होती है। तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या को वैसा का वैसा रख देते हैं, यानी कि यहाँ पे a इंटू बाकी की जो भी संख्या है उनमें पावर्स में +1 ऐड कर देते हैं। बाकी की सभी संख्याओं में क्या करते हैं, +1 ऐड कर देते हैं। ये होती है हमारी सम गुणनखंडों की संख्या। आई बात समझ में। अब उसके बाद में क्या करेंगे सर, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो इस एक की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, बाकी हमारा जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। ये होती है विषम गुणनखंडों की संख्या, 1 इंटू b+1 और c+1। आई बात समझ में दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले से बेस्ड कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि यदि हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, यानी फैक्टर्स की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकाली जाएगी। कोई भी जो संख्या होती है यदि उसको फैक्टर्स के रूप में लिखा जाता है तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यदि हमको निकालनी है तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए यहीं से मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यदि मुझे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी तो क्या आ जाएगा, a+b+c। ठीक है दोस्त, अब यदि मुझे गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, a+1 b+1 और c+1, यानी ये जो है इन सब की पावर्स में +1 करके क्या निकालूंगा, गुणनखंडों की संख्या टोटल आ जाएगी। उसके बाद यदि हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो हम a को वैसे के वैसे रख देंगे, उसके बाद b+1 और c+1 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा सम गुणनखंडों की संख्या। उसके बाद हमारे जो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, a की जगह 1 रख देंगे और बाकी का जो प्रोसेस होगा वो सेम हो जाएगा, b+1 और c+1। अब सर ये कैसे समझेंगे, तो अब हम इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि उदाहरण में कैसे हमें निकालना है। कि देखिए अभी मैं इसका एक उदाहरण समझाता हूं आपको। देखिए दोस्तों, अब यदि मैं आपसे कहूं कि चलो बताइए कि 180 के अंतर्गत 180 के सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, गुणनखंडों की संख्या। मैं आपसे कहूं कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, सम गुणनखंड। और यदि मैं आपसे कहूं कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो तो विषम गुणनखंड। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में। देखिए अब हमें क्या करना है, 180 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 180 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस तरह से। 180 में डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 2 से, ये आ जाएगा 90। फिर कितना आएगा सर, 2 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यानी कि यदि मैं कहूं तो 180 को मैं लिख सकता हूं बराबर में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 2 से डिवाइड किया 90 आ गया, 3 से डिवाइड 2 से फिर डिवाइड किया 45, 45 से 3 को डिवाइड किया 15, फिर 5 और इस तरह से आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे यदि मैं इसको पावर्स के रूप में लिखूं तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है दोस्त, अब हमें सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले क्या करना है, पावर्स में +1 करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आ जाएंगे हमारे गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या। पावर्स में 2, 2 और 1 सब में मल्टीप्लाई ऐड कर दीजिए, 3 इंटू 2, 3 3 9 दूनी 18। यानी कि टोटल जो गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो संख्या आ जाएगी हमारी 18। आई बात समझ में। अब यदि मैं आपसे कहूं कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, कि सर सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है तो 1 का मान कितना है, a का मान देखिए, a का मान कितना है, 2 सम गुणनखंड। ठीक है,
तो a का मान कितना है? देखिए दोस्तों, समगुणनखंडों की संख्या निकालनी है हमें, तो क्या आ जाएगा? समगुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? ये देखिए, a का मान कितना है? 2 इंटू b प्लस 1, फिर वही यानी कि 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12। ये आ गया समगुणनखंडों की संख्या। अब यदि विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में कितना आ गया? b प्लस 1, b प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2, कितना आ जाएगा दोस्त? 6। तो यानी कि 180 के यदि गुणनखंडों की संख्या निकालूंगा तो 18 आ जाएगी, सम गुणनखंडों की संख्या निकालूंगा तो 12 आ जाएगी, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो अभी तक हमने पढ़ा कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, जिसमें हमने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देख ली है, सम गुणनखंडों की संख्या देख ली और विषम गुणनखंडों की संख्या देख ली। अब सर कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। ये तो सीधा सा तरीका ये होता है कि आप इन सभी को ऐड कर दीजिए, ये गुणनखंडों का योग हो जाए। आई बात समझ में? या फिर आप इसको यदि इस तरह से निकालना हो कि गुणनखंडों का योग हमें निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए उसके लिए आगे देखते हैं। देखिए, अब जो आती है चीज वो आती है गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि यदि n जो नंबर्स है उसको x की पावर a इंटू वाई की पावर b इंटू जेड की पावर c के रूप में लिखा जाए, इस तरह से लिखा गया। अब यदि इसके गुणनखंडों का योग निकालना है, गुणनखंडों का सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग, ठीक है, तो उसके बाद उसमें क्या करना है, यानी कि x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2, और ये कहां तक आ जाएगी? x की पावर a तक, इनको प्लस करना है। उसके बाद में फिर क्या करना है? फिर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? y की पावर 0 प्लस y की पावर 1, कहां तक लिखना है सर? y की पावर b तक। उसके बाद में फिर मल्टीप्लाई z आ जाएगा, z की पावर 0 प्लस z की पावर 1 प्लस z की पावर 2, इसको कहां तक लिखना है? z की पावर c तक। इन सभी का क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, और जब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? गुणनखंडों का योग मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इनके गुणनखंडों का योग आएगा। चलिए देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं और छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको ये समझाता हूं कि टोटल जो गुणनखंडों का योग है वो कैसे निकालेंगे। देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि ये 24 है और 24 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, तो 24 है, सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, सर 12 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, सर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। यानी कि 24 को मैं लिख सकता हूं कितना? ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? 24 के गुणनखंडों का योग निकालना है। गुणनखंडों का योग निकालने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करना है। मैंने अभी आपको बोला था क्या करना है? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या की यदि पावर 0 लग जाती है, इसका मतलब उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। देखिए, अब यदि मैं यहाँ से लिखूं तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 8। मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 3, ठीक है। तो 2 1 3, 3 और 4 7, 7 8, 7 और 8 कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। 4 8 12 3 15, 15 इंटू ये कितना आ जाएगा? 4। टोटल कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, ये हो गया हमारे 24 के गुणनखंडों का योग। टोटल गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अच्छा, यदि हम इसको ऐड करके देखें तो भी 60 आ रहा है क्या? देखिए, गुणनखंडों का योग निकालेंगे। 2 की पावर 3 हो रहा है यहाँ पे और 3 की पावर 1 हो रहा है। उसके बाद में क्या करेंगे गुणनखंडों का योग निकालने के लिए? तो सभी गुणनखंडों का योग टोटल कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से यदि आपसे पूछा जाए कि सर सम गुणनखंडों का योग अलग ज्ञात कीजिए और विषम गुणनखंडों का योग अलग से ज्ञात कीजिए। ये तो हो गया हमारा गुणनखंडों का योग। ये क्या हो गया? गुणनखंडों का योग हो गया। ठीक है, देखिए अब हमें यदि सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो वही प्रोसेस करना है। कौन सा वाला? जो पहले वाला हमने प्रोसेस किया था, जैसे इसमें किया है वैसे ही गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो प्रोसेस किया था वो वही प्रोसेस इसमें भी करना है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? चलिए, सम गुणनखंडों का योग। ठीक है दोस्त, सम गुणनखंडों का योग। देखिए अभी हमने सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या किया था? ये a किया था, उसके बाद में a b+1 और ये c+1। अब हमें क्या करना है? a की जगह a1 करना है, a की घात 1 करनी है। a की घात 1 से लेके a की घात जितनी भी होगी उन सभी घातों को लिखकर क्या कर देना है? हमको ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सम गुणनखंड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? a की घात 1 प्लस a की घात 2 प्लस, यानी कि a की घात जहां तक लिखी हुई है वहां तक उसको लिख लेंगे। उसके बाद फिर इनटू में b की घात 0 प्लस b की घात 1 प्लस कहां तक? b की घात कहां तक है? a की घात b तक, b की घात b तक आ जाएगा, y की घात b तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये y की घात b, यहाँ पे कितना आ जाएगा? x की घात 1 से x की घात 1, x की घात 2, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है y की घात 1 0, y की घात 1, y की घात b तक। उसके बाद में फिर मल्टीप्लाई करना है z की घात 0 प्लस z की घात 1 प्लस z की घात 2 प्लस z की घात c तक। ये हो गया हमारा सम गुणनखंडों का योग। आई बात समझ में? देखिए दोस्त, अब यदि उसके बाद की यदि मैं बात करूं कि सर विषम गुणनखंड हो रहे हैं तो विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं। देखिए, सम गुणनखंडों का योग। देखिए सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे? देखिए, सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग अभी मैंने आपको बताया था क्या करना है? x की घात 1 से शुरू करना है, x की घात 1, x की घात 2 प्लस x की घात a तक। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है y की घात 0 प्लस y की घात 1 प्लस y की घात 2 प्लस y की घात b। उसके बाद में फिर मल्टीप्लाई करना है z की घात 0 प्लस z की घात 1 प्लस z की घात 2 प्लस z की घात c। इस तरह से हमें सम गुणनखंडों का योग निकालना है। उसके बाद में क्या करेंगे? सर विषम गुणनखंडों का योग हमें निकालना है, तब उसके लिए क्या करेंगे कि विषम गुणनखंडों के लिए विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली थी? विषम गुणनखंडों का योग। देखिए दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है, यहां से यदि सवाल आता है तो मोस्टली बच्चों का सवाल गलत होता है। इस चीज को विशेष कर ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में या तो सवाल यहां से पूछेगा ही नहीं, और यदि सवाल पूछता है, लेकिन विशेष कर ध्यान रखना जो बच्चे रीट L1 और L2 की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए तो 100% यहाँ से सवाल आना ही आना है। गुणनखंडों की चाहे संख्या पूछे, चाहे गुणनखंडों का योग पूछे, इस टाइप का सवाल एक जरूर एग्जाम में उनसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब हमें क्या करना है
अब इसका देखते हैं गुणनखंडों, विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों का योग सबसे पहले क्या आ जाएगा, x की घात 0 प्लस फिर वही y की घात 0 प्लस y की घात 1 प्लस y की घात 2 प्लस y की घात b तक, और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है z की घात 0 प्लस z की घात 1 प्लस z की घात 2 प्लस z की घात c। ये होती है हमारी विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, तो दोस्त याद रखना गुणनखंडों का योग सबसे पहले हमने आपको बताया था कि देखिए गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूले हैं वो कौन से होते हैं, यदि कोई n संख्या है जिसको हम एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखे हुए हैं, एक्स वाई जेड पर a b c की घात लगी हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर्स में +1 करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए a को वैसे के वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे b+1 और c+1। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने की a की जगह 1 रख देंगे क्योंकि हमें चाहिए नहीं, भाई सम गुणनखंड थोड़ी चाहिए, तो वहां पे हम क्या कर देंगे 1 रख देंगे और उसके बाद में b+1 इंटू c+1 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में यदि मैं आपसे बात करूं कि मुझे विषम सम गुणनखंडों का योग यदि निकालना है, तो गुणनखंडों का योग निकालने के लिए ये z है भैया ना, गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करना है, x की यानी कि x की पावर a, y की पावर b प्लस z की पावर c। अब हमें क्या करना है, x की पावर 0 से स्टार्ट करना है, x की पावर a तक जहां तक है वहां तक मान लिखने हैं। जैसे यदि मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो मान लिखा हुआ है 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो मैं 2 की पावर 0 से शुरू करूंगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, फिर मल्टी इंटू करेंगे, उसके बाद में 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 पावर थी। अब हमें क्या करना है, इन सभी को क्या करना है, इन सभी को अंदर प्लस कर देना है और उसके बाद में मल्टीप्लाई कर देना। यदि सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो ये भी करना है, x की पावर 1 से ऐड करना है, सम गुणनखंडों के लिए x की पावर 1 से ऐड करना है, यहां हमने 0 से ऐड किया था, यहां हम 1 से ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि 1 x की पावर 2 और कहां तक, x की पावर a तक। उसके बाद में y की पावर 0 की बात करूं, अब लेकिन जब सम गुणनखंडों का योग करेंगे तो जो भी y के साथ होगी उनको फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे, z को फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेके c तक। उसके बाद में यदि सम गुणनखंडों का योग निकालना हो तो x को हम 0 रख देंगे, क्योंकि हमने यहां भी किया था, गुणनखंडों की संख्या निकालते समय x की जगह क्या रख दिया था, 1 रख दिया था, और x की पावर 0 का मान भी कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, उसके बाद में y की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, z की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारे गुणनखंडों की संख्या। ठीक है दोस्त, अब हम इसके कुछ सवाल करेंगे, उन सवालों को आपको सवाल को करना है। देखिए दोस्त, चलिए अब हम सवालों की ओर बढ़ते हैं आगे। एक मिनट के देखिए दोस्तों, अब हमें सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, कि सर हमको सबसे पहले ये जो भी संख्याएं लिखी हुई है इन सबको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखी हुई है, तो सर 2 की पावर 3 को तो मैं 2 की पावर 3 ही लिख सकता हूँ। चलिए इधर देखिए, देखिए इसको मैं 2 की पावर 3 लिख दूं, ठीक, इंटू 5 की पावर 7 लिखिए, उसको मैं 5 की पावर 7 लिख देता हूं, इंटू 21 को क्या लिख सकता हूं मैं, 21 को 3 इंटू 7 लिख सकता हूं। 21 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 7 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4, इंटू 10 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 5 की पावर 8। ठीक है, ये लिख दिया। अब मुझे क्या करना, इन सब में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 8। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, इसमें जो भी पावर्स है उन सबको एक साथ ऐड कर लेता हूं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 8 है,
2 की पावर 3, यानी कि आपको पता होगा कि यदि पावर्स इस तरह से हो, a की पावर m इंटू a की पावर n हो, तो ये क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n हो जाता है। ये जब आप घातांक करनी पढ़ेंगे तो उसमें सर्ट जो हमारा जो घातांक करनी आता है उसमें घातांक नियम पढ़ेंगे, तब हम उसमें पढ़ेंगे कि a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कि यदि a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तो ये a की पावर m माइनस n हो जाता है। यानी कि ये कब होगा, जब इनके आधार समान होंगे। आधार समान होती है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे टोटल कितनी हो गई, यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 8 घात है, तो टोटल घात कितनी होगी मेरे दोस्त, कितनी होगी, 2 की घात 11 इंटू 5 की घात, देखो 5 की घात यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो टोटल कितनी होगी 5 की घात 7 और 8 कितने हो गए 15, यानी कि 5 की घात हो गई 15। देखिए यहाँ पे 5 की घात हो गई हमारी 15 इंटू यहाँ पे 3 की घात लिख देंगे, 3 की घात कितनी है 4 और 7 की घात भी कितनी है 4। अभी मैंने आपको बताया था कि जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तब हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। 11, 15, 4 और 4, 11 और 15 कितने हो जाएंगे 26, 26 और 4 30, 30 और 4 34। तो यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या हमारी आ जाएगी वो टोटल कितनी आ जाएगी 34 आ जाएगी। आई बात समझ में। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख देना है। ठीक है, यानी कि 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभाज्य संख्याओं के प्रसार के रूप में लिखना है, तो ही तो मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता पाऊंगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो इस तरह से हमको क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, उसके बाद में जितनी भी पावर्स आएंगी उन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 11 को ऐड कर देना, 15 को ऐड कर देंगे, 4 को ऐड कर देंगे, फिर 4 को ऐड कर, 11 और 15 26, 4 30 और 4 34। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा पहला कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। आई बस समझ में। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 60 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। देखिए 60 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। सम गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक ही फॉर्मूला बताया था। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो 60 को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन कर दो 60 का, 2 30, 2 15, 3 5 5 1, यानी कि 60 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। आई बात समझ में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले जो सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो सम गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने आपको क्या बताया था, देखिए दोस्त सम गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए सम गुणनखंडों की संख्या a b+1 और c+1। ठीक है, चलिए a का मान कितना है 2 इंटू कितना आ जाएगा 2 + 1 करेंगे, फिर इसमें 2 + 1 कर देंगे, तो टोटल कितने आ जाएगी दोस्त 8 आ जाएगी। यानी कि 60 के सम गुणनखंडों की जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। आई बात समझ में। सबसे पहले क्या करना है, यदि हमें गुणनखंडों की संख्या बतानी होती सीधा सीधा तो हम क्या करते, सबसे पहले इसमें 1 ऐड कर देते 3, इसमें 1 ऐड कर देते 2, इसमें 1 ऐड कर देते, कितना हो जाता टोटल 12 आ जाता। कितना आ जाता 12 आ जाता, 3 चौके 12। लेकिन हमें क्या बताना था, सिर्फ सम गुणनखंडों की संख्या बतानी थी, और सम गुणनखंडों की संख्या क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो x के मैंने a की घात बताई थी उसको सबसे पहले a को लिख देना है, उसके बाद b+1 और c+1 कर देना है। आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 180 के गुणनखंडों की सम विषम और सभी प्रकार के गुणनखंड बताने। देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको लास्ट उसमें बताया था कि सम गुणनखंडों की संख्या कैसे, सम विषम और 180 के जो मैंने गुणनखंडों की संख्या बताई थी वो कैसे बताई थी। देखिए सबसे पहले 180 के फैक्टराइजेशन कर देंगे, 180 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 180 ये कितना हो जाएगा, इतना इस तरह से लिखा जाएगा, इसको गुणनखंडों की संख्या 18 आ जाएगी, सम गुणनखंडों की संख्या 12 और विषम गुणनखंडों की संख्या 6 आ जाएगी। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे वही प्रोसेस करना है। ठीक, यानी कि
हम इसको क्या आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 18, 12 और 6 आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, 540 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। 540 सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 270, फिर 2 से डिवाइड करो 135, फिर किससे डिवाइड होगा 5 से, सॉरी 3 से, 5 3 8 1 9, 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 35, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी 45, 45 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 1। इस तरह से ये, यानी कि 540 को यदि मैं लिख सकता हूं तो 2 की पावर कितनी है दोस्त, 2, देखिए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितनी है 3, 3 की पावर कितनी है 3, और 5 की पावर कितनी है 1। हो गया, यानी कि 540 को मैंने पावर्स के रूप में लिख दिया है। ये a हो गया, ये b हो गया, और ये क्या हो गया c। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है, a प्लस b प्लस c। तो टोटल कितना हो जाएगा 2 3 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6, इसका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? सबसे पहले यदि आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो यही करोगे आप, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करोगे। फैक्टराइजेशन में अभाज्य संख्या देखो कितनी बार आ रही है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 3 3 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है, तीनों को जोड़ देंगे, यही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे ये सवाल मुझे आपको होमवर्क में देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सवाल ये बता देता हूं। देखिए 30 की पावर 15 इंटू 22 की पावर 11 इंटू 15 की पावर 24, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 30 को फैक्टराइजेशन करना है। 30 का फैक्टराइजेशन करोगे कितना हो जाएगा 2, 15 कितना आ जाएगा 3 5 और 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 15 इंटू इसका आ जाएगा 2 इंटू 11 की पावर 11 इंटू 15 का कितना आ जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 24, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन सबको पावर्स के रूप में लिख देना। ये आ जाएगा 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 15, 5 की पावर 15, ठीक है, इंटू 2 की पावर 11 इंटू 11 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 24 इंटू 5 की पावर 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 कितनी बार आ रहा है कि सर 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है। 15 और 11 कितने हो जाएंगे सर, 15 और 11 सर कितने हो जाएंगे 26। तो यानी कि 2 की पावर कितनी हो गई 26 हो गई इंटू 3, देखो 3 की पावर कितनी है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे कितनी है 24। 3 की पावर यहाँ 15 है, यहाँ 24 है। 15 और 24 कितने हो जाएंगे 39। भाई 15 और 24 कितने हो जाएंगे 39 इंटू 5 की पावर, देखो 5 की पावर यहाँ 15 है और यहाँ 24 है। फिर से 5 की पावर कितनी हो जाएंगी, 5 की पावर कितनी हो जाएंगी 5 की पावर 39 इंटू यहाँ पे 11 की पावर कितनी हो जाएंगी 11 हो जाएगी। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना 26 39 प्लस 39 प्लस 11, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 26 11 37, 37 और 120 में से कितना घटा दें 5 घटा दें 120 में से, तो ये टोटल आ जाएगा 115। देखिए 26 11 37, 37 प्लस 39 प्लस 39। देखिए कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीके है, अपनी तरफ से कैसे। ये यदि मैं इसको 40 मान लेता हूँ, इसको 40 मान लेता हूँ, इसको 40 मान लेता हूँ, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना कम है 3 कम है, यहाँ पे 1 कम है, यहाँ पे 1 कम है, टोटल कितना है 5 कम है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 5 कम हो जाएगा 140 से, तो कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल का 180 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बहुत इजी है, आप आराम से निकाल सकते हो। 180 में देखिए 180
कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए 90, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए 45, फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए 15, फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए 5 और फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आई बात समझ में? चलिए देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन थे और ये सारा का सारा मैंने आपको कंसेप्ट में करवा दिया है। तो याद रखना दोस्तों, इनके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और कई बार नहीं पूछे जाते, लेकिन ये एक फैक्टराइजेशन का टॉपिक नंबर सिस्टम के अंदर आता है। कई बार इसके सवाल एग्जाम में पूछ लेता है और मोस्टली जो पूछता है वो पूछता है फैक्टर्स की संख्या, यानी कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ये आपसे पूछ लेगा सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी या विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस जो सीरीज हमने शुरू की है आप सभी के प्यार और सहयोग से मैं भी चाहता हूं कि अंत तक चलती रहे, तो इसलिए आप सभी अपना प्यार और सहयोग दिखाते रहिए, क्लासेस को लाइक करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं फिर नए कंसेप्ट के साथ कल फिर नई क्लास में। थैंक यू।